नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की बड़ी खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस भी अब इस दौड़ में शामिल हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को नया एक ऑफर दिया है। क्या है ये ऑफर, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी दावे किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली वासियों के लिए बड़े वादे कर रही है। प्यारी दीदी योजना के बाद कांग्रेस ने अब अपना दूसरी गारंटी का भी ऐलान कर दिया। पार्टी की दूसरी गारंटी जीवन रक्षा योजना है, जिसमें हर दिल्ली वालों को 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने का वादा किया। पिछले 2 चुनावों में जीरो पर सिमटने वाली कांग्रेस ने आज बुधवार को वादा किया कि अगर वह दिल्ली के सत्ता पर फिर से काबिज होती है तो हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ बीमा देने के लिए जीवन रक्षा योजना की शुरुआत करेगी। वहीं दिल्ली में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है कि पार्टी की यह प्रस्तावित योजना गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना बढ़ती जा रही है। मेरा मानना है कि यह देश के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव संबंधी 2 विधेयकों को लेकर जेपीसी की आज बैठक हुई है। जी हां, ये पहली बैठक थी जिसमें कानून मंत्रालय की तरफ से सदस्यों को पढ़ने के लिए 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई है। लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बता दें कि जेपीसी ने आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसको लेकर के वन नेशन की बात कही गई थी। बता दें कि इस बैठक के अंदर विपक्षी दल के नेता भी वहां मौजूद थे, यानी 35 से अधिक सांसद आज मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष ने भी इस पर लगातार कहीं न कहीं विरोध किया। बता दें कि लगातार जिस तरह से देश का चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक कानून मंत्रालय ने तैयार की थी, जिसमें 18,000 पन्नों की प्रेजेंटेशन विरोध में बोला। विपक्ष ने एक देश एक चुनाव पर आज पहली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने की है और कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इस बिल का विपक्ष जमकर विरोध किया, यानी कहीं न कहीं जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सालों से लगातार इसकी पर चर्चा की थी, लगातार इसका रोड मैप तैयार किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से जेपीसी में जब ये भेजा गया तो आज वो बैठक बुलाई गई, क्योंकि जिस तरह से देखना ये होगा कि आखिरकार देश का जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव जरूर होते हैं, जिसको लेकर के काफी कुछ हानि भी होती है। इसको लेकर के जिसमें मोदी ने कहा कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से लगातार विपक्ष ने जो विरोध किया है, अब देखना होगा कि आने वाले जो सत्र चलेगा उससे पहले क्या कन्फर्म हो पाएगा, फाइनल हो पाएगा, या विपक्ष साथ देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बता दें कि आज जिस तरह से मंत्रालय के अंदर जो बैठक की गई है वो अहम बैठक मानी गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आज विपक्ष ने वही सदन की तरह हंगामा काटा। दिल्ली से इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसी बीच बीजेपी के सीएम आवास को शीश महल करार दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया और आप के 2 वरिष्ठ नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम आवास दिखाने के लिए 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग पहुंच गए। इसके बाद क्या कुछ बवाल हुआ है, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी बंगले को लेकर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम आवास पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद बीजेपी भी एक्शन में आ गई। पहले बीजेपी ने शीश महल का लेकर वीडियो जारी करा और आप आदमी पार्टी के से तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि आतिशी के पास 2 बंगले हैं। उन्होंने आतिशी को बंगले वाली देवी कहा। सचदेवा ने आपके आरोपों पर पलटवार किया। शीश महल में पीडब्ल्यूडी मना कर रही है और हमने पैसा नहीं लगाया, तो आपकी काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, हम इसका जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पूर्व सांसदों को सरकारी आवास किराए पर मिलने का प्रावधान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं है। वो किस हैसियत से 5 फिरोजशाह रोड पर रह रहे हैं, केजरीवाल इसका जवाब क्यों नहीं देते। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
कथित तौर पर पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा। इसके साथ उन्होंने सरकार पर सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने और क्या क्या सवाल उठाए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने लखीमपुर में कथित कस्टोडियल डेथ मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। सीओ और मृतक के परिजनों के बीच हुई नोक-झोंक का वीडियो वायरल करते हुए सपा प्रमुख ने एक्स पर कहा है कि भाजपा हृदय विहीन पार्टी है। दरअसल यूपी के लखीमपुर जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ पुलिस कह रही है कि युवक की मौत पुलिस की गलती से नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ परिजन युवक की पुलिस कस्टडी में मौत की बात दोहरा रहे हैं। सौ रखकर परिजनों ने जब प्रदर्शन किया तो उन्हें समझाने के लिए लखीमपुर के सीओ पीपी सिंह मौके पर पहुंचे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जब परिजन नहीं माने तो वह भड़क गए और कहा कि ना तो थाना सस्पेंड होगा और ना ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर होगी। जितने दिन मन हो सौ रखकर प्रदर्शन कर लो। यह वीडियो शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा हृदय विहीन पार्टी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश की है जिस तरीके से कथित कस्टोडियल डेथ में एक युवक की मौत हुई है, इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय उल्टे सीओ साहब हड़का रहे हैं और ऐसे में पीड़ित के दिल पर क्या गुजरा होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना दुखी होगा। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर मामलों को लेकर बीजेपी सरकार और यूपी पुलिस को घेरने का काम करते हैं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के महिला सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी महिला विधायकें शामिल हुई। इस दौरान सीएम ने महिला सदस्यों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मुकेश गौतम। क्षेत्र में आज यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और यूपी समेत 56 महिला एमएलए को सम्मानित किया। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब जो महिला सशक्तिकरण की जो महिलाएं आज उपस्थित थी, उनके साथ में कई विषयों पे चर्चा भी की गई। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस। तो वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद का हरिहर मंदिर होने का जो दावा है उसे लेकर लगातार बवाल जारी है। इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई 5 मार्च के बाद ही होगी। यानी कोर्ट ने कह दिया है कि 5 मार्च तक इस पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी सतीश सिंह। संभल के न्यायालय में यहाँ पर जो है शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का जो दावा था उसी को बताते देने कि 19 तारीख को जो सर्वे हुआ था उसके दौरान बलवा हुआ था और आगजनी हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, 29 घायल हुए थे, जिसमें 27 से 50 लोगों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, 30 नामदर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान यहाँ पर पुलिस मौजूद लगा दी गई थी। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद का पक्ष है वो अंदर गया, अंदर जाने का उनके वकीलों का कहना है कि इसमें जो है याचिका कोई दायर की गई थी और उसमें जो दौरान उसमें जो 5 मार्च की तारीख लगा दी गई है और अगली सुनवाई की बात की जा रही है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि इसमें जो सुनवाई नहीं होनी, इन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया गया है और कोर्ट में कोई इन्होंने जो है कोई कागज़ पेश किया गया था। इसी को लेकर के जो है अगली सुनवाई 5 मार्च बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस तरह से बात की जाए शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर होने के दावे में हिंदू पक्ष का कहना है कि जो है ये यहाँ पर जो हरिहर मंदिर है और इसे जो है हरिहर मंदिर माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज के जो पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो कोर्ट आदेश करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा
उसकी सुनवाई होगी। लेकिन 2 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई थी बंद लिफाफे में, लेकिन आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 तारीख अगली डेट डाल दी गई है। देखना होगा अगली इसमें क्या आगे सुनवाई की जाती है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। अगली खबर बांदा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन क्यों किसान सरकार से नाराज हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी संदीप कुमार। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गैंग के द्वारा जो है आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान यूनियन के द्वारा ये मांग रखी गई कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में एमएसपी को लेकर के एक किसान हित को लेकर के एक प्रस्ताव जारी किया गया था, उस प्रस्ताव को लेकर के वादा खिलाफी की गई है, उसको लेकर के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही बांदा जनपद के किसान यूनियन गैंग के किसानों की मांग ये है कि जो जनपद में बीज भंडार हैं और खाद केंद्र हैं, उनमें किसानों को खाद के लिए और बीज के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, जिसको लेकर के किसानों के द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने ये भी कहा है कि जो जनपद में जो गौशालाएं चल रही हैं, उन गौशालाओं में गायों को व्यवस्थित करने की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है, उसको भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि गौशालाओं में गौवंश जो है अपना अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके। इन्हीं सारी बातों को लेकर के किसान यूनियन के द्वारा जो है आज एक सूत्री मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के माध्यम से। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद से शीतकालीन यात्रा को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर लगातार नए नए प्रयास कर रही है और लगातार सुविधाएं प्रदान कर रही है पर्यटकों को। लेकिन क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शीतकालीन यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया है। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास रहा है कि जो शीतकालीन यात्रा है वो अपने चरम पर हो और उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो व्यवसाय है वो बढ़ता हुआ नजर आए, उसके लिए तमाम प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो चारधाम यात्रा चलती थी वो कहीं ना कहीं ग्रीष्मकालीन में चलती थी और इस बार कहीं ना कहीं शीतकालीन में चारधाम यात्रा चलाने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। और इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यात्रियों को लुभाने के लिए, श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार जो GMVN के होटल हैं उनमें छूट देने की भी बात की जा रही है। और वहीं आज महाप्रबंधक GMVN के जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो GMVN है वो कहीं ना कहीं लगातार अपने जो होटल है ये या कहा जाए होटलों के अंदर जो कैंटीन है उनमें यात्रियों को छूट दे रहा है, श्रद्धालुओं को छूट दे रहा है। और इसके साथ ही जो राफ्टिंग करने वाले श्रद्धालु हैं या फिर कहा जाए ट्रैकिंग करने वाले श्रद्धालु हैं उसमें भी यात्रियों को छूट देने की बात महाप्रबंधक के द्वारा की गई है। और लगातार इस तरह का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाना कहीं ना कहीं उसकी सराहना भी चारों ओर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। GMVN के होटलों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उस महाप्रबंधक ने साफ तौर पर बताया है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अधिक महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो राफ्टिंग के मामले में हो या फिर ट्रैकिंग के मामले में हो या फिर जो GMVN के होटल हैं उनमें हो या फिर कहा जाए कि जो कैंटीन है, खाना बनाने की व्यवस्था है उनमें हो। स्थानीय लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है जो मुख्यमंत्री का प्रयास है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पलायन भी रुकेगा और कई फायदे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को होने जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना भी चारों ओर की जा रही है। इंडिया वॉइस। पिछले कुछ दिनों से गाजीपुर में साल्वर गैंग की दहशत बढ़ गई थी। इस दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने साल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या साल्वर गैंग करते थे, क्या था उनका काम और कैसे ये दहशत फैलाते थे, विस्तार से बता रहे सहयोगी सुशील तिवारी।
इनका हुआ पर्दाफाश। गाजीपुर के पुलिस को मिलती है बड़ी सफलता जब पुलिस वांछित चल रहे एक अपराधी की तलाश करती है जिसके तार आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। उसके बाद गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि ये अपराधी पहले उन कैंडिडेट को अपने चंगुल में फंसाते थे, उसके बाद इनसे मोटी रकम लेते थे और जिस कॉलेजेस में ये परीक्षाएं होती थी वहां पर फर्जी दस्तावेज ये जुटाते थे और उसके बाद इनके पास से ऐसी डिवाइस गाजीपुर के पुलिस ने बरामद की है। जब पुलिस ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उस डिवाइस का ये उपयोग करते थे और उस कैंडिडेट को जो उस परीक्षा में बैठते थे उसे देते थे और उसी डिवाइस के सहारे वह उस प्रश्न पत्रों को हल करते थे। लेकिन पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने किया इनका पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया स्वाट और सर्विलांस की पूरी टीम लगी थी और इनकी तलाश की जा रही थी। उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूला और कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए हैं जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। पुलिस के सामने इन्होंने अपना जुर्म कबूला और इन्होंने बताया कि कई परीक्षाओं में ये ऐसा काम कर चुके हैं। यहाँ पर कोर्ट की परीक्षाएं ये चल रही थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी इस परीक्षा को करवाती है और ये उस कॉलेज में उन लोगों को भी टारगेट करने का प्रयास करते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं। लेकिन गाजीपुर के पुलिस ने इनको पकड़ लिया और 4 अभियुक्तों को पेश किया गया। और गाजीपुर के एसपी ने यह भी बताया कि कुछ लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही इस पूरे रैकेट में जो लोग जुड़े हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे ले जाएगी पुलिस। ये उन कैंडिडेट को चुनते थे और उसके बाद उनसे कहते थे कि हम आपको उस परीक्षा में पास करा देंगे और जब वह उस परीक्षा में उस डिवाइस के जरिए अगर प्रश्न पत्रों के हल के माध्यम से वो कैंडिडेट पास हो जाता था तो उस कैंडिडेट के पास होने के बाद यह उससे 10 लाख रुपए की वसूली करते थे और फिर उसके अंक पत्र को या उससे जुड़े दस्तावेज को ये उसको सौंप देते थे। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी। सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली के उसकी में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन का भंडार मिला है जिसे लेकर किसान लगातार सरकार से इसे बैन करने की और इसके आने जाने की रोक की मांग कर रहे हैं। लेकिन लहसुन मिलने के बाद क्या कुछ हुआ है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी के उसकी गांव में प्रतिबंधित लहसुन की डंपिंग की गई और वहां से बाहर प्रदेशों में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे बड़े शहरों में भेजा जा रहा है जो प्रतिबंधित लहसुन है जिससे खाने से नुकसान भी है, लेकिन प्रशासन उसको रोक पाने में नाकाम दिख रही है। अब ये मामला जब वीडियो वायरल हुआ तब मामला संज्ञान में आया। जिस तरह से ये लहसुन डंपिंग करके बाहर भेजा जाता है प्रदेशों में, उसकी आड़ में कुछ भी तो भेज सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जब 3 सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पे लगी हुई हैं, कैसे बॉर्डर पार हो रहा है और 50 किलोमीटर की दूरी पे उसे डंपिंग किया जा रहा है, डंपिंग करके उसे बाहर प्रदेशों में भेजा जा रहा है। अब इन मामले को लेके जब प्रशासन से बात करनी चाहिए तो प्रशासन का कहना है मामला संज्ञान में है, जांच की जाएगी। जांच का विषय तो दूर है, जिस तरह से बॉर्डर पार करके डंपिंग किया गया है इतनी भारी मात्रा में और बसों से भेजा जा रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखने की बात यह है कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव के। पूरे यूपी के साथ साथ रायबरेली में भी ठंड का कहर देखने को मिला है जहां जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। बता दें कि 4 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है और आम जनमानस अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि आने जाने वाली ट्रेनें भी लेट लतीफ पहुंच रही हैं और कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि आने जाने वाले राहगीरों में भी कमी देखने को मिल रही है। पारा कम होने के कारण जो आने जाने वाले राहगीर है वो ऊनी कपड़े व अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। लखनऊ के होटल शरणजीत में सामूहिक हत्याकांड को बीते 7 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जी हां, क्योंकि आरोपी बदर अब तक फरार है। क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। एक बार फिर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे, उसके बाद जो आंकड़े जारी हुए वो बड़े चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मदरसों की संख्या बढ़ी है और उसमें भी खासतौर पर
अवैध मदरसों की हम बात कर रहे हैं, जिस पर उधम सिंह नगर में 129 अवैध मदरसे पाए गए हैं। हरिद्वार में 60। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन ने एक जांच रिपोर्ट दी है जिसने प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल यह अवैध मदरसों का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर अब रिपोर्ट लगातार आ रही है और सब इससे चौंक चुके हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। एक बार फिर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे, उसके बाद जो आंकड़े जारी हुए वो बड़े चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मदरसों की संख्या बढ़ी है, उसमें भी खासतौर पर अवैध मदरसों की हम बात कर रहे हैं, जिस पर उधम सिंह नगर में 129 अवैध मदरसे पाए गए हैं। हरिद्वार में 60 मदरसे अवैध पाए गए, देहरादून में भी 21 मदरसे यहाँ पर अवैध पाए गए। ये सब चीजें जांच के बाद उजागर हो रही है और आने वाले दिनों में जांच और खुलकर सामने आएगी तो फिर ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में अवैध मदरसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें अवैध तरीके से। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एनटीपीसी में 210 मेगावाट की चौथी यूनिट ठप हो गई। 1550 मेगावाट वाले इस केंद्र में फिलहाल 210 मेगावाट बिजली उत्पादन ही हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। दिल्ली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी परियोजना की चौथी यूनिट बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों के समेत कई राज्यों में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में यूनिट नंबर 4 की सप्लाई होती थी। बता दें कि यूनिट नंबर 4 से 210 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती थी, जो कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। तो कहा जा सकता है कि लगातार एनटीपीसी परियोजना की अलग अलग यूनिटें तकनीकी खराबी होने के कारण बंद हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर एनटीपीसी परियोजना के अधिकारियों की माने तो तकनीकी खराबी के कारण एनटीपीसी की परियोजना की यूनिट नंबर 4 बंद की गई है और जल्द ही इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यूनिट नंबर 4 ही नहीं, अलग अलग यूनिटें लगातार बंद। तो वहीं लखनऊ के होटल शरणजीत में सामूहिक हत्याकांड को बीते 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ से बदर अब भी फरार है। लेकिन पुलिस क्या कुछ इसे लेकर कार्रवाई कर रही है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। लखनऊ में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में आरोपी बदर की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई पुलिस टीम के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस टीम ने बदर की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। अब पुलिस टीम आगरा एक बार फिर से तफ्तीश में जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि सामूहिक हत्याकांड मामले का आरोपी बदर कहां छुपा हुआ है। फिलहाल इस मामले में अरशद के बयानों ने पुलिस को अभी तक उलझाकर रखा है। दरअसल राजधानी लखनऊ में 1 जनवरी 2009 पर चारबाग स्थित होटल सरलजीत में आगरा की रहने वाली महिला और उसकी 4 बेटियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अरशद ने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा था कि अपनी मां और 4 बहनों की हत्या उसने अपने पिता बदर के साथ मिलकर की है। लगातार आरोपी अरशद पुलिस को गुमराह करता रहा, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को भी फंसाने का चक्र रखा। वो जो भी बयान दिया था वह कहीं न कहीं पुलिस की तफ्तीश में झूठा साबित हो रहा है। ऐसे में दूसरे आरोपी बदर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तो बढ़ा दी गई है, लेकिन वह अब भी पुलिस पकड़ से बाहर है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।